स्वागत है आप सभी का। और प्रवक्ता चयन परीक्षा 2011 के प्रश्न पत्र को लेकर मैं आपके साथ में एक बार फिर से। और हम लोग तैयारी कर रहे हैं पीजीटी के लिए, तो आगामी पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन फॉर फिजिक्स के लिए स्टार्टिंग करेंगे। 2010 लास्ट ईयर तक के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले वाली वीडियो में, और स्टार्ट करते हैं 2011 के इस प्रश्न पत्र के इस प्रश्न के साथ में। स्टार्टिंग है, अ लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एज द 500 टर्न्स, अ करंट 1 एम्पियर फ्लो इन इट, द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इट एट सेंटर विल बी। तो एक लंबी परिनालिका की बात यहाँ पर की गई है, और उस लंबी परिनालिका में उसकी लंबाई दे रखी है 40 सेंटीमीटर, उसमें जो फेरों की संख्या वो है 500। इसमें जो धारा बह रही है, यदि तार में 1 एम्पीयर की धारा बह रही हो तो परिनालिका के भीतर अक्षपथ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसमें सबसे पहले हमें धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, B = μ0/Ni से। और यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि n जो है ये डायरेक्ट वैल्यू 500 नहीं है, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको दे रखी है प्रति एक अंक लंबाई में फेरों की संख्या, यानी n/L का मान है, और इसमें साथ में आएगी आपकी धारा यानी I। μ0 की वैल्यू का पता करें तो ये वैल्यू सीधे सीधे मान लगाएगी 4 × 10⁻⁻7 के बराबर। और अब फेरों की संख्या आप लगाएंगे यानी 500। जितनी लंबाई दे रखी है उस लंबाई को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलना। तो 40 × 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई विद करेंगे आपका करंट 1 एम्पियर से। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 4 से 4 आप कैंसिल कीजिएगा, और मल्टीप्लिकेशन के बाद में आपको वैल्यू मिलेगी 1.57 × 10⁻³ 10⁻³ इतना न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें जो सही आंसर है वो है नंबर ए पर। सेकंड वाले पर आते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ लूप ऑफ अ एरिया ए एंड करंट आई इज़। तो यहाँ पर क्षेत्रफल, धारा और मैं संबंध पूछा गया चुंबकीय आघूर्ण एम के साथ में। इसका फॉर्मूला होता है M = NIA। इसमें NIA के लिए अगर आप फोकस करें तो n का मान नहीं है, ठीक है ना। n के केवल एक लूप के बारे में बात की गई है, तो एक लूप से मतलब है कि n = आप 1 प्लेस करेंगे, और जब n = 1 रखेंगे तो केवल आपके पास बचेगा A × I, जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन मैग्नेटाइज सब्सटेंसेज, यानी किसी भी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या होता है। तो यहाँ पर दे रखा है स्वतंत्र तथा बद्ध धारा दोनों, यानी फ्री और अ बाउंड करंट्स। ओनली द फ्री करंट, केवल फ्री करंट होती है, ओनली द बाउंड करंट एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है केवल बाउंड करंट ही आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है। किसी भी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्रफल के कारण उसके अंदर जो बद्ध धारा उसी का कारण है, जबकि पदार्थ के बाहर की अगर बात की जाए तो वहाँ पर फ्री और बद्ध धाराएँ, ठीक है, तो दोनों ही रहेंगी। तो यहाँ पर अंदर की बात की जाए, विदिन की जाए तो ओनली द बाउंड करंट, और अगर बाहर की बात करता है तो वहाँ पर आप लगाएंगे बोथ फ्री एंड बाउंड करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, द सब्सिबिलिटी ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीज विद टेम्परेचर, डिक्रीज विद टेम्परेचर, डज नॉट वेरी विद द टेम्परेचर, एंड 4 डी ऑप्शन है, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। तो किसी भी प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, सब्सिबिलिटी वो चुंबकीय प्रवृत्ति से कहते हैं। तो चुंबकीय प्रवृत्ति जो है ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, ताप के बढ़ने पर घटती है, ताप बदलने पर चेंज नहीं होती, या ताप बढ़ने पर पहले घटती है और फिर बढ़ती है। तो इसमें जो है सही ऑप्शन है आपका C, डज नॉट वेरी विद द टेम्परेचर। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबक वृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती है। अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, ठीक है, आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ये फ्री है, जबकि ये बात की जाए अनुचुंबकीय के बारे में और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में तो उसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर वेरी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, व्हेन अ वायर ऑफ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज बेंट इनटू अ कंप्लीट सर्कल, द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 ऑफ डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट विल बी। तो इसमें कहा गया है कि एक तार लिया जाए जिसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल A है, और प्रतिरोध पूरे का आपको दे रखा है कैपिटल R। उससे एक पूरा सर्कल बनाया गया है, एक वृत्त के रूप में उसके मोड़ दिया गया है। अब इस वृत्त को मोड़ने के बाद इसके व्यास देखा जाएगा, इसका डायमीटर देखा जाए तो डायमीटर को मिलाने वाली रेखा यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पर खत्म होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनके व्यास के दो बिंदु, विपरीत बिंदु, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, इनके बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जरा गौर कीजिएगा, टोटल इस वायर का रेजिस्टेंस R था, और जब आपने इसको 2 भागों में बांट दिया तो ऊपर वाले भाग में आधा रेजिस्टेंस हो गया R/2 और नीचे वाले में R/2। इसका मतलब स्थिति कुछ इस तरह से हो गई कि 2 रेजिस्टेंस आपने किस क्रम में लगा दिए हैं, 2 आपने समांतर क्रम में रेजिस्टेंसों को लगा दिया। इसमें प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना है, R/2 रह जाता, भाई पूरे का था R, तो आधा ऊपर आधा नीचे, तो R/2 हो गया। अब इसको आप समांतर क्रम के तरीके से ऐड करेंगे और आपका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आपके पास में आएगा R/4 के बराबर, ठीक है, R/4 के बराबर में इसका वैल्यू आएगी। तो जो सही ऑप्शन है वो आपका आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर द 2 रेजिस्टेंस वायर जॉइंड इन अ पैरेलल एंड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज 6/5 ओम, एंड व्हेन वन ऑफ द
रेजिस्टेंस वायर ब्रेक्स एंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिकम 2 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रोकन वायर इज। तो उसमें दे रखा है कि समांतर क्रम में दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और उनका जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो आता है 6/5 ओम के, ठीक है। और उनमें से जब एक वायर टूट जाता है तो प्रभावी जो इफेक्टिव प्रतिरोध है वो केवल 2 ओम हो जाता है। तो टूटे हुए तार का प्रतिरोध कितना है? तो सबसे पहले दो प्रतिरोधों को हम ऐड कर लें, इनकी हमें वैल्यूज़ नहीं पता है। लेट वी कंसीडर इसकी है R1 और इसकी ले लेते हैं R2। अब हमें ये पता रखा है कि इसको जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे हमें 1/R की जो वैल्यू मिल रही है, यानी 1/R मिलेगा कैसे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इस तरीके से मिलेगा 1/R1 इक्वल्स टू 1/R2। इसका एलसीएम आप लेंगे तो R1 R2 और ऊपर R1 प्लस R2 के बराबर। यहाँ से अगर जो वैल्यू दे रखी है 6/5 ओम, ये वैल्यू किसकी है? इस वैल्यू को अगर देखा जाए तो ये वैल्यू आपके दे रखी है R1 R2 अपॉन, मतलब उसको पलट दिया जाए तभी तो मिलेगा आपको R1 प्लस R2 एंड दिस इज इक्वल्स टू किसका? 6/5 के इक्विवेलेंट है। ये 6/5 की इक्विवेलेंट दे रखी है। अब कह रहे हैं कि अगर एक टूट जाता है, ठीक है, तो मान लीजिए R1 अगर आपका ब्रेक हो जाता है, R1 अगर टूट जाता है तो R2 कितना बचेगा? उस R2 का मान हमें यहाँ पे पता करना है। तो जब तार आपका टूट गया, मान के चलिए आपका ब्रेक होता है R1, ठीक है, R1 आपका ब्रेक हो जाता है, R1 आपका टूट जाता है, ठीक है, ये टूट गया। अब R2 की बात अगर कहें तो R2 किसके इक्वल होगा? 2 ओम के इक्वल हो जाएगा। अब फार्मूला आपने क्या लिखा था? R1 इंटू R2, तो R2 के प्लेस पर 2 प्लेस करिए और नीचे R1 प्लस R2, यहाँ भी आप 2 प्लेस करिए। इक्वलिटी किसके है? 6/5 के है। अब बस केवल इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको मान निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 2 10, 10R1 आपको यहाँ से मिलेगा इक्वल 6R1 प्लस 6 2 12, ठीक है। 6 को इधर ले जाएंगे तो 4R1 रह जाएगा, 4R1 दिस इज इक्वल्स टू 12। और यहाँ से अगर R1 की वैल्यू निकालेंगे तो 12 में 4 का डिवाइड कीजिएगा, 4 3 12, तो आपको मिलेगा 3 ओम। तो यहाँ पर आपने देखा कि वैल्यू हमारे पास में आई 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चेंजेस चार्ज, ठीक है, चेंज नहीं है, चार्ज है, बोथ ऑफ द अबव एंड फोर्थ वन इज़ नन ऑफ द अबव। तो किरचॉफ का पहला नियम जो है ऊर्जा संरक्षण पर निर्भर करता है कि आवेश संरक्षण को फॉलो करता है, ये उपयुक्त दोनों को है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी को मालूम है कि किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें आप आवेश संरक्षण पे सही लगाएंगे, तो यहाँ पर आवेश संरक्षण आपका सही आंसर है। वहीं पर अगर सेकंड लॉ की बात की जाए, यहाँ तो फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, अगर किरचॉफ के सेकंड लॉ की बात की जाए तो वो एनर्जी के लिए है, ठीक है ना, तो उस चीज़ को भी मेंशन कर दिया मैंने, ध्यान रखिएगा। और जो मेरे यह जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं ये किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी टीजीटी की परीक्षा हुई, उसमें भी काफ़ी जो चीज़ें मैंने आपको इंडिकेट की थी वो काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें आपको मिली। जिन्होंने भी मेरे वीडियो देख रखे होंगे उन्हें इस बात का एहसास हुआ होगा कि हाँ, जो मैंने कहा था वो उसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिली हैं, ठीक है ना। तो इनको ज़रा भी आपको हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ में मैं अच्छी प्रिपरेशन कराने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, और इसका जितना आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकें उतना आप लाभ उठाइए। और जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा आने वाली है, उसी तरह से पीजीटी की परीक्षा फिजिक्स के लिए आने वाली है। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसको फॉलो करेंगे और पसंद करेंगे और इसका अपने लाइफ में इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपको थोड़ा भी अगर लाभ पहुँचता तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF V एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, द हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टर R इज मैक्सिमम व्हेन R इज इक्वल टू। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात कर रहे हैं, अगर हिंदी में कहा तो विद्युत भागबल V दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r वाली बैटरी को एक बाह्य प्रतिरोध, ठीक है ना, कैपिटल R के साथ में कनेक्ट किया गया है, और उससे जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उस ऊष्मा में द हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी, अधिकतम कब होगी, जब R किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर R की मान आंतरिक प्रतिरोध, R का मान बाह्य प्रतिरोध R के जब कैपिटल R के बराबर हो जाएगा तब वहाँ पर मैक्सिमम पावर आती है भाई, ठीक है। पहले भी हम इस तरह का क्वेश्चन देख चुके हैं, ये पावर थ्योरम से है, मैक्सिमम पावर थ्योरम MSc में तो पहले ही पड़ जाती है, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे वहीं पर दे रखी है। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम आपकी कहती है इंटरनल रेजिस्टेंस जब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के बराबर हो जाता है वहाँ पर मैक्सिमम पावर आपकी प्रोड्यूस होने लगती है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो 8 का जो सही आंसर है वो आंसर है आपका, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 9 है। एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R इज कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वैन। तो इसमें जो धारा का अधिकतम मान है वो कब होगा, जब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जिसका एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r से जोड़ रखा है, इस बाह्य प्रतिरोध से बहने वाली धारा महत्तम कब होगी। तो इसमें और ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है, उस चीज़ को मैंने भी इंडिकेट किया था। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो आपका सही रहेगा कि जब कैपिटल R का मान स्मॉल r से बड़ा होगा तब धारा जो होगी वो आपकी कैसी होगी, महत्तम होगी।
अगला क्वेश्चन है नंबर 10 पे आते हैं, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के यानी विद्युत वाहक बल के शुद्ध मापन के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र कौन सा है। देखिए वोल्टमीटर भी यूज़ किया जाता है, वोल्टामीटर दोनों अलग है। वीटस्टोन सेतु आपका आंतरिक बहुत ही सूक्ष्म प्रतिरोध निकालने की किया जाता है, ठीक है, तो वीटस्टोन सेतु प्रतिरोध नापने की किया था। वोल्टामीटर आपका क्या कहते हैं उसको, हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन आपके नहीं हैं, ठीक है। अब ये वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर जो है, पोटेंशियोमीटर एक उपयुक्त है, इसके द्वारा आप काफ़ी सटीकता से यानी एक्यूरेसी के साथ में आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर में है जिसे हम कहते हैं विभव मापी, ठीक है ना, विभव मापी एक उपयुक्त रहेगा किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11, एन इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट कंज्यूम द 500 वाट पावर व्हेन कनेक्टेड to a 100 वोल्ट लाइन, if the volt line become 150 वोल्ट the power consumed will be, ठीक है। तो एक विद्युत ऊष्मक है अवयव को 100 वोल्ट की लाइन से आप जब जोड़ते हैं तो जो शक्ति व्यय होती है वो होती है 500 वाट। अगर उसी लाइन को आप 150 की वाट से 150 वोल्ट से अगर आप उसे अटैच करते हैं तो कितनी शक्ति का व्यय होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको धारा का मेजरमेंट करना पड़ेगा कि उसमें धारा कितनी बह रही है। तो धारा बहने के लिए P = V × I का आप प्रयोग करें, और यहाँ से I का मान आप जब निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा P/V के बराबर, और P का मान यहाँ से आपको दे रखा 500, और वोल्टेज जब 100 का भाग लगाएंगे 100 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर धारा मिलेगी आपको 5 एम्पियर। ये आपके पास में धारा आ गई। अब इसको अप्लाई कीजिए 150 पर, तो P = VI, यानी जब वोल्टेज आप यूज़ कर रहे हैं कितना 150 और मल्टीप्लाई करेंगे विद करंट से यानी 5 से, तो 15 5 से 75 होता है, तो यहाँ पर 700 वाट पावर आपकी कंज्यूम होनी है। तो जो ऑप्शन आपका इंडिकेट कर रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस व्हेन अ मैग्नेट इज इंसर्ट इनटू अ कॉइल डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब एक चुंबक एक कुंडली के पास लाते हैं तो उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड कह रहा है, ठीक है, नहीं निर्भर करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ टर्न कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल और स्पीड ऑफ द अप्रोच ऑफ द मैग्नेट। तो कुंडली में फेरों की संख्या पर, ऑप्शन बी है किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण पर, थर्ड वन है कुंडली के प्रतिरोध पर, और फोर्थ वन है स्पीड ऑफ अप्रोच यानी चुंबक की गति पर। तो इसमें जो बी पार्ट है, ठीक है ना, ये आपका सही आंसर है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर नहीं करता, जबकि फेरों की संख्या, कुंडली के प्रतिरोध और चुंबक की चाल सभी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इन सभी के ऊपर डिपेंड करेगा, बस इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो हमारा ये ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन की भाषा को जरूर ध्यान रखें, अगर ये डज नॉट की कह रहा है, डज नॉट डिपेंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज 5 = 8t² + 3t + 5 वेवर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल t = 4 सेकंड विल बी। तो यहाँ पर एक कुंडली के साथ जो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान दे रखा है 5 = 8t² + 3t + 5 वेवर है, t = 4 पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आपको इंड्यूस ईएमएफ का मान निकालना, E = -d∅/dt से निकालेंगे, और यहाँ पर आप इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो 8 × 2 = 16, ये आपके पास में आ जाएगा 16 और 16 प्लस टी का 1 हो जाएगा 3, और बाकी आपका 16t 16t प्लस का 3, और बाकी आ गई ये 0, ठीक है। t = 4 पर पूछ रहा है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में 16 × with 4 और प्लस कर देंगे किसके साथ में, 3 के साथ में। 16 4 जा 64, 64 और 3 को जब आप ऐड करें तो मिलना चाहिए आपको 67 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 67 इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर, तो आप इसमें सही का निशान लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है, द सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल ऑफ L keeping the length and area same, the number of turn in it increased to 4 times, now the self induction of the coil will become। तो यहाँ कहा गया है कि कुंडली का स्वपेर का तो है L, लंबाई और क्षेत्रफल समान रखते हुए इसमें फेरों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दिया है, 4 टाइम्स कर दिया है, 4 गुनी कर दिया। तो अब इस कुंडली का स्वपेर तत्व कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम कुंडली के स्वपेर तत्व की बात करें तो उसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो कुंडली का स्वपेर तत्व L = किसके बराबर होता है, μ0 × n² के बराबर होगा। दोबारा लिख लेते हैं, तो अभी लिख रहे थे कि L = μ0 आपका n² × v के इक्वलेंट है। v यहाँ पर आपका आयतन है और n फेरों का घनत्व है, ठीक है ना। तो अब जब फेरों की संख्या आप 4 गुनी कर रहे हो तो 4, तो L का मान 4 का स्क्वायर करें तो 4 4 जा 16, ठीक है ना। तो कितने टाइम्स हो जाएगा, पहले से ही 16 गुना हो जाएगा। तो उसमें जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, 16 टाइम इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, द मैक्सिमम पॉसिबल म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द 2 कॉइल्स ऑफ द सेल्फ इंडक्शन L1 एंड L2 इज। तो यहाँ पर L1 और L2 100 पेर का तो कुंडलियों के बीच में महत्तम संभव अन्योन पेर का तो कितना होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे
संबंध पूछा गया कि L1 अगर L2 दे रखे हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इस वाले क्वेश्चन को हम पिछले वाले पेपरों में भी देख चुके हैं, एक बार इस तरह का क्वेश्चन मिल चुका है। तो इनका जो म्यूचुअल इंडक्शन होगा वो K = √L1 L2 आता है, ठीक है ना। और अधिकतम की बात की जाए तो यहाँ पर K का जो अधिकतम मान होता है वो अगर 1 ले लिया जाए तो M की वैल्यू किसके बराबर होगी, √L1 × L2 के इक्विवेलेंट होगी। तो ऑप्शन में ये इंडिकेशन है आपका, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा दिखाई दे रहा है, क्लियर है कि √L1 और L2 इसका मान होगा। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16 है, इफ़ द काइनेटिक एनर्जी इज डबल द फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर यदि गतिज ऊर्जा अगर दोगुनी कर दी जाए, डबल कर दी जाए, तो संवेग में आनुपातिक परिवर्तन कितना होगा। तो आनुपातिक परिवर्तन के लिए यहाँ पर जो मान निकालना पड़ेगा वो निकालेंगे हम K और P के बीच में संबंध से। तो K का अगर स्टार्टिंग करी जाए तो 1/2 हाफ mv², और m का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो mv² कर लीजिए, यहाँ पर m हो जाएगा, ये आपका पूरा बन जाएगा p के बराबर, इसका मोमेंट कहते हैं, p = mv। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा p²/2m, ठीक है ना। तो यहाँ पर p²/2m की वैल्यू आपको मिल गई। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी और उसके बीच में संबंध निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं k' चेंज होने वाली अपॉन प्रारंभिक वाली, ठीक है, p' p का स्क्वायर। तो यहाँ पर K की जगह पर 2K कर लें, डबल कर दिया, ठीक है, 2 से K से K ख़त्म कीजिएगा, और K का जब P1/P2 आप यहाँ पर निकालेंगे तो आपको मिलेगा √2 के बराबर, ठीक है, √2 के बराबर आपको वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा, √2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इंडिकेट कर रहा है इसको, 16 पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, अ ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज टू, जो ट्रांसफार्मर है उसका प्रयोग कहाँ पर होता है भाई, चेंज द ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल यानी प्रत्यावर्ती विभव बदलने के लिए, बी पर है डिस्ट धारा, या चेंज द डायरेक्ट करंट, या दोनों को चेंज करने के लिए, दोनों ए और बी के लिए, या डी में आ जाइए नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सभी को पता है ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग होता है वो प्रत्यावर्ती विभव एवं धारा को कम या ज़्यादा करने के लिए किया जाता है, स्टेप डाउन और स्टेप अप बनाया जाता है, तो चेंज द पोटेंशियल अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन हम आते हैं 18 पर, इफ इन अ ट्रांसफार्मर क्रीपिंग द पीक वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉल the same, the frequency of voltage is changed from 50 Hz to 60 Hz, the voltage in the secondary coil। तो यह है कि यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में शिखर वोल्टेज को मान को स्थिर रखते हुए वोल्टेज की आवृत्ति 50 हर्ट्ज से 60,000 हर्ट्ज कर रहे हैं, तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहे हैं विल इंक्रीज यानी बढ़ जाएगा 60/50 रेशो से, या घटेगा 50/60 से, या विल रिमेन अनचेंज, या फिर नन ऑफ दीज। तो हम सभी को मालूम होना चाहिए कि सी वाला ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और जो धारा का संबंध है या फेरों की संख्या से संबंध है उसमें कहीं भी आपका फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो NP/NS, तो ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो निर्गत वोल्टेज आवृत्ति पर डिपेंड, आपके निर्गत जो आउटपुट है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, एडी करंट आर प्रोड्यूस व्हेन, जो आपकी भंवर धाराएँ हैं, ठीक है ना, वो उत्पन्न होती हैं। कैसे उत्पन्न होती हैं, अ मेटल इज कीप्ड in varying magnetic field, a metal is in a steady magnetic field, a circular coil is placed in a magnetic field, and D when the current is passes through a circular coil। तो धातु के साथ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, धातु को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, कुंडली को समचुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, या जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के लिए मेटल इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ठीक है, ये 19 का ए आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, इन द लॉरेंज इक्वेशन F = QVB विच वेक्टर आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें ये पूछा गया है कि लॉरेंज इक्वेशन में, लॉरेंज बल वाली इक्वेशन सभी ने पढ़ रखी है, लॉरेंज समीकरण दे रखी है, तो उसमें कौन सा सदिश हमेशा एक दूसरे के लंबवत रहता है, ठीक है ना। तो इसमें आप जानते हैं कि आवेश जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, उस पर बल की दिशा लंबवत होती है, वेग की दिशा भी लंबवत होती है, तीनों ही एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर F and B बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही है, बोथ A and B। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और आज का वीडियो यहीं पर रखता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।